नमस्कार साथियों, आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे बलराज जी हैं, वो बोल रहे थे कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड पे वीडियो नहीं बनाई है, तो क्यों ना उस पर वीडियो बनाई जाए। तो देखिए साथियों, आज हम बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, हमारी जो तनख्वाह आती है, हम क्या करते हैं कि उसका कुछ पैसा निकाल के अलग रख देते हैं इमरजेंसी के लिए। तो देखो क्या है कि जो निवेश के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो निवेश के जो कुछ तरीके जो हमारे देश में जो पॉपुलर तरीके हैं, लगभग 4 तरीके 5 हैं। तो देखो, अगर हम पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे डालते हैं ना, तो पहली बात तो जो हम अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ते हैं, उससे हमारे पैसे की जो वैल्यू है ना घटती है। कारण कि आज अगर कोई सामान हमने 100 रुपये का लिया है, तो जो इन्फ्लेशन के कारण वो अगले साल 1 साल बाद ऑटोमेटिक 105 रुपये का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपये उस सामान के ऊपर बढ़ गए। इसका मतलब 5 रुपये का 5% का इन्फ्लेशन हुआ। तो इन्फ्लेशन के कारण हमारे पैसे की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब जो पॉपुलर तरीके हैं उनकी बात करते हैं हम। देखो 4 तरीके हैं। पहला तो हम सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख सकते हैं। दूसरा, हम FD में रख सकते हैं अपना पैसा। तीसरा, हम गोल्ड या ज्वेलरी में अपना पैसा रख सकते हैं। चौथा, हम रियल एस्टेट, ज़मीन, प्रॉपर्टी इस टाइप से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और पांचवा तरीका है अपना शेयर मार्केट का, जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब देखो, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जो काम करता है वो करता है RRT मतलब इन द सेंस रिटर्न, रिस्क, टाइम। आपको रिटर्न कितने दिन में चाहिए, उसके ऊपर आपका रिस्क क्या है और उसके ऊपर टाइम क्या है। आप देखो, पहली बात अगर हम बात करें सबसे ज़रूरत सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में तो हमें कुछ नहीं मिलता, लगभग 4-5% मिलता है और 6% हमारा इन्फ्लेशन है। मतलब हमारा ले देगा, अगर हमने आज 1 लाख रुपए डाले तो अगले साल वो 1 लाख रुपए हमें 1,05,000 तो मिलेंगे, लेकिन वो सामान जो आज हम 1 लाख का खरीद पा रहे हैं ना, वो अगले साल 1,06,000 का खरीद पाएंगे। होगा क्या, इन्फ्लेशन के कारण हमारे पैसे की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। दूसरा, FD में भी कोई ज़्यादा हमें पैसा नहीं मिलता भाई, 7% 8%। एक समय हुआ करता था जब FD का ब्याज दर ज़्यादा हुआ करती थी, 9-10 मतलब 14-15 का रेट हुआ करता था, लेकिन अभी तो लगभग 7, 7.5, 8 का रेट चल रहा है। अब तीसरा आता है गोल्ड का, गोल्ड या ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी आज के समय में थोड़ा सही है, बट एक समय था 2010 से पहले जिसने निवेश किया गोल्ड में, उसके पैसे आज कई गुना हो गए हैं। चौथा आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में आपको एक बड़ा फंड चाहिए भैया। आप ऐसा तो नहीं है ना, आप 500 रुपये लेके गए बोलो मेरे को ये ज़मीन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगभग 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसा बड़ा फंड चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, चाहे ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो। अब जो अगला ऑप्शन आता है, देखो क्या है कि सबसे पहली बात है, अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। मतलब एक ही जगह पूरा नहीं डालते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहे हो तो आपकी स्टॉक मार्केट में पकड़ क्या है, नॉलेज क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा तो है, लेकिन उसी के हिसाब से उसमें रिस्क भी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप जो पूंजी है वो भी गंवा बैठोगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो उसी के हिसाब से उसमें आपको रिटर्न भी है। FD में कोई रिस्क नहीं है, तो उसके हिसाब से रिटर्न भी है। अब आप समझते हैं हम कि देखो क्या है कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के महान निवेशक हैं, उनका एक फेमस कोट है कि आपको एक ही बास्केट में सभी अंडे नहीं रखने चाहिए। होता क्या है कि अगर आपने 4 जगह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा है, तो आपका अगर एक निवेश अगर आपको फेल भी हो गया, तो आपके पास 4 निवेश और खड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एक व्यक्ति के पास होनी ज़रूरी है। चलो, वो थोड़ा अलग चैप्टर हो गया। हम बात कर रहे हैं थोड़ा म्यूचुअल फंड पे आज। देखो क्या है कि म्यूचुअल फंड क्या है कि जितने भी AMC कंपनी हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये क्या है कि इन सब ने अपना एक म्यूचुअल फंड बना रखा है। म्यूचुअल फंड मतलब समूह सभी तरह से। अब उसमें क्या है, इन्होंने अपने अपने फंड मैनेजर एलोकेट कर रखे हैं, है ना। अब म्यूचुअल फंड भी हम जाने,
देखो म्यूचुअल फंड में कम से कम 4% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% 100% तक का रिटर्न बन जाता है ना। एनुअली बात कर रहे हैं हम। अब ये बात करते हैं कि 4% कैसे बनता है। हमने तो सुना था कि यार म्यूचुअल फंड में तो इतना पैसा डालो। देखो डिपेंड करता है कि आपने म्यूचुअल फंड कौन सा लिया है। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। देखो पहला तो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी 4 तरह के फंड आते हैं। एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड। अब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो जो देश की बड़ी कंपनी है जिनका 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, उन शेयर मार्केट की कंपनियां में निवेश करती हैं। उनमें थोड़ा रिस्क कम रहता है पर उनमें रिटर्न भी ऐसा ही रहता है। सेकंड नंबर पे आती है मिड कैप म्यूचुअल फंड। वो थोड़ा सा उस छोटे लेवल की कंपनी में निवेश करती हैं, उसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है रिटर्न की, ऐसे रिस्क भी रहता है। तीसरी होती है तुम्हारी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। वो थोड़ी और छोटे लेवल की 4-5 हज़ार करोड़ के जो वैल्यू मार्केट कैप रखती है उनमें निवेश करती हैं, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। और जो आता है माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड वो तो समझ लो बहुत छोटे लेवल की, मतलब 500 हज़ार 2,000 करोड़ वाली में निवेश करती हैं। अब इसमें भी एक आता है डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड। वो क्या होता है, वो सभी जितने भी हैं चाहे म्यूचुअल फंड मतलब चाहे मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप, चाहे माइक्रो कैप, है ना, चाहे लार्ज कैप, इन चारों जो बड़ी बड़ी कंपनी सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठा के वो एक बास्केट बनाती है, उसे बोला जाता है डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड। अब आते हैं सेकंड वाले में। पहला हमने जाना 3 तरह के म्यूचुअल फंड बताए ना। दूसरा है तुम्हारा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं ELSS। ये बेसिकली क्या टैक्स बचाने के लिए यूज़ में आती है। ज़्यादातर जो निवेश करते हैं टैक्स को बचाने के लिए यूज़ इसमें ज़्यादा करते हैं। एक होता है तुम्हारा सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड से मतलब ये हुआ जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, सपोज करो कंजप्शन म्यूचुअल फंड का नाम किसी का दे दिया, एक्सिस कंजप्शन फंड ऐसा समझो, तो उसका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है ना वो FMCG कंपनियों में लगा रहेगा। कोई IT सेक्टर का लिए स्पेशल म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, तो उसमें जितने भी उसकी पोर्टफोलियो में पैसे लगे ना सब IT सेक्टर की कंपनियों में लगे रहेंगे, उसको सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर होते हैं उनमें लगे रहते हैं, कुछ कृषि के सेक्टर होते हैं उसमें लगे रहते हैं, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा क्या रहता है कि अगर एक सेक्टर ऑल ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना तो आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करेगा। अब हमने ये तो जाना, अब हम जानते हैं डेट फंड। डेट फंड क्या होता है, देखो क्या इसमें अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना साथियों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं छोटा सा आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या है, डेट फंड ये होता है जब गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी जारी करती है। गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है और उसे बजट में कम पड़ जाते हैं, बजट से नहीं मिलते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है आम पब्लिक से बोरो करती है ना। आम पब्लिक से बोरो करती है तो उसे हम डेट फंड बोलते हैं। उसमें ऑलमोस्ट ब्याज लगभग 9-10% या 8-10% रहता है, पर वो थोड़ा सेफ ज़्यादा रहते हैं। अब देखो इसमें भी एक आता है तुम्हारे लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड, या हम इसमें बोलते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह निकलती है ना, उनमें जो जमा करते हैं उनका रिटर्न लगभग 7-8% का रहता है, पर वो सेफ रहते हैं क्योंकि कभी भी सरकार आप लोगों के पैसे लेके नहीं भागेगी। हाँ थोड़ा रिटर्न में इधर उधर कर सकती है कि यार ये वो। अब दूसरा होता है आप एक तो लिक्विडिटी रहता है और एक रहता है फिक्स। भाई या आपने अगर लिक्विडिटी वाला चुना है तो आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो, क्लोजली आप उसको ट्रैक कर सकते हो। और एक होता है फिक्स वाला, अगर आपने सपोज करो सरकार का अभी जैसे 2024 चल रही है, आपने 2030 का बॉन्ड के लिए आपने फिक्स वाला चुना, तो आपको 2030 से पहले आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका जो जितना एनुअली आपने उनका टिकट को उठाया है ना, उतना आपके महीने साल के अंतिम जो उनका दिन होगा उस दिन आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, लेकिन सॉरी क्रेडिट कर दिया जाएगा, पर आपको पैसा नहीं मिलेगा उस डेट से पहले जिस डेट तक का आपने समय से पाबंदी कर रखी है उनके साथ में।
देखो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं ना, उनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पैसा रिस्क बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी किसी का पैसा लेके भागती नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक SGB निकाला था, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड। उसने क्या किया था, सरकार ने जब अभी देखा कि यार ये तो इतना पैसा देना पड़ेगा, निकाल जरूर दिया था, सरकार ने टैक्स में कुछ छूट कर दी। अरे यार बोले TDS में ये करना है या GST में ऐसा करेंगे, तो उससे कुछ % की राहत मिली, क्योंकि मैच्योर होने वाले थे ना, तो सरकार कर देती है। अब इसमें भी देखो क्या है कि 2 तरह के फंड होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा बैलेंस एडवांटेज फंड, है ना। अब इसमें एक रेशो होता है 30 और 70 का। अगर आपका 70% जो पैसा है ना वो डेट फंड में लगा हुआ है, मतलब बॉन्ड और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगा हुआ है, और 30% पैसा जो है आपका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस सेविंग फंड। ठीक है, वो होगा बैलेंस सेविंग फंड, क्योंकि आपका जो 70% मतलब 1 लाख में से 70,000 आपका सेफ जगह लगा है और 30% आपका इक्विटी में लगा है, मतलब वो हो गया बैलेंस सेविंग फंड। एक आता है जी, इसको उल्टा कर लो, अगर आपका 30% तो लगा है गवर्नमेंट की बॉन्ड और सिक्योरिटी में, और 70% आपका लगा है इक्विटी में, तो उसको आप बोलोगे बैलेंस एडवांटेज फंड। देखो इसमें बहुत, मैं अगर वीडियो में बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं केवल अभी आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको बड़े अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती। आप छोटे अमाउंट से 500 रुपये 1000 रुपये से SIP कर सकते हैं, और फिर उसको अपने मोबाइल में ऐप में जाके ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने जो रुपया लगाया था वो किस दर से बढ़ रहा है, क्या उसकी कीमत हुई है। वो 1000 का हो गया, माने मैंने 10,000 निवेश किए तो उनकी वैल्यू क्या 12,000 हो गई, क्या उनकी वैल्यू 6,000 रह गई। इस टाइप से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके जो म्यूचुअल फंड होता है इसके 2, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखो पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि आपको बड़े अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, आपको छोटे अमाउंट से काम चालू हो सकता है। जितने रुपए आप निवेश करना चाहो, अगर आपको लगा कि मैं 1000 रुपये निवेश कर सकता हूँ हर महीना, तो 1000 रुपये म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP कर दो, वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगेगा। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा सौंप रहे हो जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं। भाई म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठा है उसे आप जानते तो नहीं हो ना। अभी जैसे कुछ चीज़ों की मैं बात करूं, जो अभी करंट में जैसे ऐप आ गए हैं ना, जैसे ग्रो ऐप आ गया है, शेयर खान आ गया है, या एंजल वन है। पहले एक ऑफलाइन में हुआ, ऑफलाइन जब होते थे उस समय हुआ करता था जो फंड मैनेजर थे उनका काम, क्योंकि जो फंड मैनेजरों के पास में जो अभी भी टीम है उनके पास अपने पर्सनल सब फंड मैनेजर रहते हैं, सब रहते हैं, पर आज की स्थिति में केवल उनका इतना भर काम रह गया है। देखो जैसे आपको मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, सब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। क्या है कि सपोज करो मैं हूँ और मैंने कोई मोबाइल में ऐप देखा, मैंने कोई निपोन म्यूचुअल फंड देखा और मैंने उसमें 10,000 रुपये डाले SIP के माध्यम से, तो उसमें म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका कोई काम नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि भाई वो तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना मुझे किस म्यूचुअल फंड में डालने हैं पैसे, और म्यूचुअल फंड में पूरी कंपनियों की लिस्ट आती है कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनियों में अपना स्टेक रख रखा है और कितने कितने % का इनके एलोकेशन है। तो आजकल जब से डिजिटल हुआ है ना, तब से केवल म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर हैं उनका काम बस उतना ही रह गया है कि वो जब हम पैसा डालें वो पैसा उधर गया और इधर आया, उनका काम उससे ज़्यादा नहीं बचा। जो बाकी का AMC कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे तुम्हारा ICICI है, चाहे तुम्हारा HDFC है, चाहे SBI है, चाहे निपोन है, चाहे तुम्हारा UTI AMC है, इनके पास में जो इनको मैनेज करने की किस हमें किस ट्रेड में या किस स्टॉक में डालना है, वो इनके रिसर्चर्स हैं। वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके बताते हैं कि इस स्टॉक में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, या इस कंपनी में अभी बाइंग जोन में चल रही है, इसमें हमें अपना फंड बढ़ा लेना चाहिए, इसमें नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले फंड मैनेजर आपके पैसे को एलोकेट करता था, उसको फिर
डिस्ट्रीब्यूट करता था। और आप SIP से आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस म्यूचुअल फंड में कितना रुपये डालना है। तो देखो म्यूचुअल फंड सेफ़ है और सिक्योर है, सेफ़ है, सिक्योर है, टेंशन फ्री है। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप सबसे बढ़िया है कि 1500 200 जितनी तुम्हारी व्यवस्था हो उतने रुपए SIP के माध्यम से डालो। देखो आपको दो चीज़ें हैं, आपको पैसा ज़्यादा बनाना है या जल्दी बनाना है। अगर आपको पैसा जल्दी बनाना है तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। अगर आपको पैसा ज़्यादा बनाना है तो आपको अच्छे शेयर सही समय पर पिक करने पड़ेंगे और बैठना पड़ेगा, उनकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी और बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। और साथियों मेरा ऐसा पर्सनल राय है आप लोगों को कि कम से कम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखें अपने पास। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग से मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के पास में कम से कम 4 आय के स्रोत रहने चाहिए। अगर उसकी कोई एक अर्निंग बंद हो जाती है ना तो उसको घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी फैमिली को दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और अगर आपके पास में कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति को लेना ही चाहिए। क्यों कि अगर सपोज करो तुमने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख जोड़ के रखे और कोई इमरजेंसी आ गई, आपके साथ दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी बीमारी आ गई, तो आपके एक ही झटके में जो जमा पूंजी है वो भी चली जाएगी और आपको किसी रिश्तेदार से भी उधार लेने पड़ेंगे। सपोज करो देखो मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है वो मरने का तो निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर आपके पास में टर्म इंश्योरेंस नहीं है और आप या मैं किसी की भी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी फैमिली है ना वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगी। तो इसीलिए 2 इंश्योरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ LIC वाले आ गए, उनको जीवन बीमा टिका जाते हैं, जीवन बीमा नहीं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको उतने ही रुपए की प्रीमियम दी जाती है जितने रुपए का आप रिस्क कवर लेना चाहते हो। सपोज करो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, 1 करोड़ के अगेंस्ट में आपको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के जैसा प्रीमियम आएगा 1 साल का। और वहीं अगर आप LIC से लेते हैं या किसी और से लेते हैं तो वहाँ आपका प्रीमियम बढ़ के लगभग 60-70 हज़ार रुपये 1 साल का हो जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा सा एक नेगेटिव यही है कि आपको जो अगर आप जीवित रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। देखो टर्म इंश्योरेंस आदमी कराता क्यों है, इसीलिए कराता है कि इन केस कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को सपोर्ट मिल जाए पैसे की। देखो क्या जो इमोशनली सपोर्ट है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर हमारे माता पिता हैं, हमारा पैसा हमारी पूर्ति नहीं कर सकता, पर हमारे बच्चे जो उनकी शिक्षा है, जो उनके सपने हैं, जो उनके विचार हैं, उनसे वो भटके ना, उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेना ही चाहिए सभी को। साथियों अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर खान की लिंक दी हुई है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।